दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस वाला मैंने वीडियो बनाया था, इससे पहले वाला पार्ट ए, ये पार्ट बी है उस वीडियो का। वो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हाफ एन आवर के लिए मैंने रखी थी। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो पहले वो वाली वीडियो देखकर आइएगा। 5 क्वेश्चंस मैंने वहां सॉल्व किए, उनमें से ये भी सॉल्व है। ये वीडियो मैं कंटिन्यूटी में बना रहा हूँ, बट आपको 2 हिस्सों में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक ली थी मैंने बीच में। अब हम करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कौन से हैं? टॉप 10 क्वेश्चंस में पढ़ा रहा था फॉर जेकेपीएस एग्जामिनेशन। और ये मेरी उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, हेल्प हो जाएगी काफी आपकी। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं रीड। ये साल 2021 में पूछा गया है यूपीएससी सीसेट में। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आइए रीड करते हैं। Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pen and some pencils of the same quality from the same store. Jay and Vijay ये दो बंदे हैं जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कुछ पेन और कुछ पेंसिल्स लेने के लिए एक सेम क्वालिटी के सेम स्टोर से, यानी एक ही शॉप से। ठीक बोल रहा है कि अगर जय ने 3 पेन लिए हैं और 5 पेंसिल ली है, और विजय ने अगर 2 पेन लिए हैं और 7 पेंसिल ली है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या एक पेंसिल की कीमत एक पेन से ज्यादा है? क्या, अब यहां पर आप डेली लाइफ में मत आना, आप ये मत सोचना कि सर पेंसिल की कीमत पेन से कम होती है, वो चीज नहीं सोचनी है। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है। क्या प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ पेन? क्या प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पेंसिल? क्या प्राइस ऑफ पेन की कीमत 3 गुना है पेंसिल की कीमत से? ये हमें अंदाजा लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले होंगे। ये भी लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स वाला सवाल है। मैं आपको बता दूं, ये लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स वाला सवाल है। बट ये लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स वाला सवाल तब ज्यादा सही सॉल्व कर पाते हैं हम 2 लीनियर इक्वेशंस को, अगर हमें यह बताया होता कि अगर जय ने 3 पेन और 5 पेंसिल के ऊपर खरीदने की वजह से 50 रुपए खर्चा किया, यानी मैं इक्वल टू 50 करता। दूसरी इक्वेशन में बोला होता मान लो इसने 70 रुपए खर्चा किया, है ना, तो सॉल्व हो जाता। बट ये बताया नहीं खर्चा कितना हुआ। चलो ये तो बताया ना कि इक्वल अमाउंट, ये तो बताया इक्वल अमाउंट, तो जितना भी खर्चा किया हुआ इक्वल होगा। वहां से भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए कैसे, बताता हूं मैं आपको। देखो भाई, अगर मैं बात करूं जय की, तो जय ने कितने पेन लिए हैं? जय ने लिए हैं 3 पेन प्लस 5 पेंसिल। ठीक है, मैं ये लेट कर ले तो लेट द प्राइस ऑफ ए पेन बी एक्स, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन। एक पेन की कीमत मुझे कुछ लेट करनी पड़ेगी, मैं लेट कर लेता हूं वो एक्स है। और एक पेंसिल की कीमत भी मुझे लेट करनी पड़ेगी, मैं वो लेट कर लेता हूं वो वाई है। ठीक है ना। अगर एक पेन एक्स रुपए का आ रहा है तो 3 पेन कितने के आएंगे? 3x के। यार अगर एक पेन 5 रुपए का हो, 3 कितने के आएंगे? 15। यानी कैसे? 3 इंटू 5। यहां 3 इंटू एक्स करूंगा तो आपको समझना यह चाहिए कि जय की कुल कितनी अमाउंट खर्ची होगी? 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक पेंसिल की कीमत y है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5y। ये कुल मिला के जय का खर्चा हुआ। कितना हुआ ये खर्चा, ये मुझे मालूम नहीं है। बट अगर मैं बात करूं विजय की, दूसरा विजय, तो विजय ने 2 पेन लिए, 2 पेन प्लस विजय ने 7 पेंसिल्स ली है। ठीक, अगेन बात वही, एक पेन की कीमत कितनी है? एक पेन की कीमत x है। अब आप बोलोगे सर उसने अलग पेन ली हो सकता है, इसने अलग नहीं। उन्होंने बोला था सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर, तो कीमत अलग तो नहीं हो सकती। यानी 2 पेन कितने के होंगे? 2x, और 7 पेंसिल कितनी होंगी? 7y, क्योंकि एक पेंसिल y की है। तो ये टोटल कुल मिला के खर्चा कितना हुआ हमें नहीं पता दोस्तों। बट एक चीज तो पता ना हमें, एक चीज पता कि जितना खर्चा यहां हुआ होगा दैट विल बी इक्वल टू जितना खर्चा यहां हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इक्वल अमाउंट का खर्चा हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने स्पेंड की है। यानी अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। तो 3x प्लस 5y देन शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 7y। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर दिया। यहां से अगर मैं बात करूं, 2x यहां आ जाएगा, ये बनेगा 3x माइनस 2x, 7y वहां था ना, 5y वहां जाएगा माइनस 5y, यानी यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2y। एक इक्वेशन मुझे मिल गई x इक्वल्स टू 2y। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है।
अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है यहां वैल्यूज क्या है। वैल्यूज पता होती तो सॉल्व हो भी जाता बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां एलिमिनेशन करके फायदा क्या है, यहां एलिमिनेशन करके फायदा क्या है, क्योंकि दिस माइनस दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, है या नहीं। अब देखो सुनो मेरी बात, एलिमिनेशन कर भी लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा यहीं पे निकल रहा है। यानी x क्या है, x इज द प्राइस ऑफ अ पेन, ये आ गया प्राइस ऑफ ए पेन, इधर लिखा इक्वल टू, इधर लिखा 2, y क्या है, प्राइस ऑफ अ पेंसिल, है या नहीं। तो इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, यानी पेन की कीमत विल बी ट्वाइस ऑफ पेंसिल की कीमत। यानी मैं ये बोल सकता हूं, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, द प्राइस ऑफ ए पेन इज 2 times that of pencil, the price of a pen is 2 times that of pencil, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं जहां पे सॉल्व करना आसान है, बट वो क्वेश्चंस इतने लंबे बनाने की कोशिश करेगा, उनके ऑप्शंस को ऐसा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये जरूर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ आ चुका होगा आपको, आप उतार लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ये साल 2020 में मेरे हिसाब से, नहीं 21 में, ये भी 21 में पूछा है यूपीएससी के सी सेट में। सिंपल क्वेश्चन, इफ पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। बड़ी बार ये सवाल रिपीट किया यूपीएससी सी सेट ने। बोल रहा है अगर पी की बात करूं मैं, और एक बंदा और है वो क्यू है, पी ने 40 नंबर ज्यादा लिए हैं क्यू से, ठीक, 40 मार्क्स। इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, और बोल रहा है कि अगर मैं बात करूं इसकी क्यू की, तो क्यू की परसेंटेज जो है वो 10% कम है एज कंपेयर टू पी। तो बताइए कितने नंबर जो हैं वो क्यू ने स्कोर किए होंगे। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, उस तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप, बहुत आसान है। वो कैसे, अब सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यार क्यू ने, पी ने, सॉरी जो बोला इन्होंने, पी ने 40 नंबर ज्यादा लिए क्यू से, इसको उल्टा इंटरप्रेट करना। अगर पी ने 40 ज्यादा लिए क्यू से, यानी क्यू ने 40 कम लिए पी से, बात तो वही होगी ना। तो इसको मैं क्या रीडिजाइन करके ऐसा नहीं लिख सकता कि क्यू ने 40 नंबर कम लिए हैं कि पी से, बात तो वही है। यानी परसेंटेज में क्यू ने 10 नंबर कम लिए, 10% कम लिए, सॉरी, परसेंटेज में क्यू की परसेंटेज कितनी है, 10% कम पी से, और नंबर में कितने कम आए, 40 नंबर कम। यानी कि मुझे समझ आ रहा है वी कैन इक्वेट दीज टू वैल्यूज। यहां से समझ आता है 10% की वैल्यू जो है वो 40 के इक्वल। क्या ये समझ आ रहा है? देखो भाई मैं यहां लिख के बताता हूं, ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। पी ने कितने नंबर लिए मुझे नहीं पता, परसेंटेज में 100 होंगे। क्यू ने कितने लिए, 10% कम, यानी 90% लिए। ये समझ आ रहा है? तो यहां से अब 1% की वैल्यू निकालो, क्यू की आंसर निकलेगा। बड़ा सिंपल है, किसी भी तरह कर सकते हो आप। तो क्यू ने 40 नंबर कम लिए थे पी से, परसेंटेज में 10% कम है, यानी 10% की वैल्यू 40। यहां से मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी 40/10, यानी 4। मिल गया 1% की वैल्यू। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। 1% अगर 4 है तो 100% कितना होगा, लेफ्ट साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 400 होगा। और 100% कौन है, पी। पी ने कितने नंबर लिए, यानी 400, ठीक है। क्यू ने कितने लिए होंगे, 40 कम ना, तो 360 लिए भाई, मिल गया आंसर। आप ऐसा इंटरप्रेट करो। या 1% अगर 4 के बराबर है, 90% कितना होगा, 19 × 4, तब भी 360 ही मिलेगा मुझे। या आप ऐसा भी देख लो, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि पी के नंबर क्यू से 40 ज्यादा है, देखो वो भी सेटिस्फाई हो गई। पूछे किसके थे, क्यू के। कितने मार्क्स है, 360। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। ये परसेंटेज क्वेश्चन चैप्टर से डील करता है, परसेंटेज वाले से। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, उम्मीदें बहुत करता हूँ आप सबसे, और आप उस उम्मीद में खरे उतरते हो या नहीं ये आप सबको मालूम होगा ज़्यादा, बिकॉज आपके साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। और ज़रूर हम एक टाइम पे मीटअप रखेंगे विंग्स एक उड़ान के इंस्टीट्यूट में। आप सब अगर हमसे मिलना चाहो ज़रूर आ सकते हो, बहुत स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते हैं, आप भी मिलना चाहो ज़रूर आ सकते हो। मीटअप रखेंगे बट आने वाले टाइम पे। अभी आप JKPSC का एग्जाम दो। आइए क्वेश्चन थर्ड पे। हालांकि नंबरिंग क्वेश्चन 8th हुई है, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चंस का 8th क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस चैप्टर से? मैं बोलूंगा क्लॉक से, क्योंकि घड़ी की बात हो रही है, रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है, ये रीजनिंग का चैप्टर है। सुनो मेरी बात, एक घड़ी बना लेते हैं पहले, क्योंकि घड़ी बनाने के लिए तो बोला है इसने हमें। यहां पर लिख लेता हूं 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बोल रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग डू द ऑर हैंड, फॉलोइंग टाइम्स होगा, एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। बोल पता क्या रहा है? बोल ये रहा है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जब और हैंड और मिनट हैंड के बीच में 180 डिग्री का कोण यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले आपको समझ ये होनी चाहिए 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब स्ट्रेट लाइन पे दोनों चीजें आ जाए। यानी अगर मैं आपको बोलूं ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये बनी नहीं, स्ट्रेट बनाते हैं दोबारा। ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री, है या नहीं? अगर ये चीज बिल्कुल इसके सामने होगी तो 180 डिग्री के एंगल पे होगी। तो इन्होंने हमें पूछा इनमें से कौन सा ऐसा टाइम है। अब आपको पहले ये सिखाने से पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट है, सीखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि यार टाइम हो चला है 3:45, ऑप्शन ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 3:45, लगेगा पता क्या? आप बोलोगे सर और हैंड होगा 3 की तरफ, छोटी सुई 3 की तरफ, और 45 मिनट है, यानी बड़ी सुई जो होगी वो 9 की तरफ होगी। सर ये 3:45 बज गए, और सर ये देखो 180 डिग्री का एंगल बन गया। आपको पता है ये गलत है। 2:45 ऐसा बजते हैं क्या? जब या 3:45 अगर मैंने बोला है, 3:45 अगर मैंने टाइम बोला है, 3:45 बोला है, तो 3:45 के ऐसे बजते हैं क्या? 3:45 माने 3:45 होते हैं, है या नहीं? जब 3:45 बोल रहा हूं भैया, और हैंड 3 के ऊपर थोड़ी होगा। और हैंड 3 के ऊपर तब होता जब पूरे एग्जैक्टली 3:45 हो गए। अगर मिनट हैंड इतना आगे चला गया तो और हैंड भी कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे नहीं आ चुका होगा। ये देखने को सही में लग रहा है आपको? ये देखो ये वाला, ये सी ग्रीन कलर देखने को सही मिल रहा है, लग रहा है आपको, या फिर ये वाला कलर? बताओ। 3:45 ये वाला कलर सही है। कौन सा? ये वाला कलर। 3:45 ऐसे बजते हैं, 3:45 ऐसे बजते हैं, ना कि वैसे। यानी आपको समझना ये है जब एग्जैक्टली कोई और बजता है, यानी 6 बज गए मान लो 6 बज गए, तो मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि छोटी सुई और हैंड 6 पे होगी, बड़ी सुई एग्जैक्टली 12 पे। ये एक 180 डिग्री का एंगल है। बट जब 6 के बाद बजते हैं, ये मिनट हैंड आगे जाता है, तो थोड़ा थोड़ा और हैंड भी तो इस तरफ खिसकेगा, है या नहीं? वैसे ही इस क्वेश्चन को देखते साथ बच्चों ने टिक पता किस ऑप्शन को किए? इस बच्चे क्वेश्चन को देखते साथ टिक किए ऑप्शन 2 को। 7:05 बच्चा सोचता कि सर छोटी सुई हो और हैंड होगी 7 की तरफ, ऐसे 7 की तरफ, और मिनट हैंड होगी 1 की तरफ, 7:01, ये बन गया 180 डिग्री का एंगल। तो ये सही ऑप्शन, ये गलत है, मगर बता दूं आपको, क्योंकि अभी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको बताया। आइए अब चारों ऑप्शन को समझते, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 7 बजे तो कभी 180 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता। क्यों? सुनना अब यार, जब 7 बजेंगे, छोटी सुई 7 पे है, बड़ी सुई तो 12 पे होगी ना, क्या ये 180 डिग्री का एंगल है? ये तो नहीं है बिल्कुल भी। पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। दूसरे पे आते, तीसरे पे, सॉरी, चलो दूसरे पे आते। 7:05, सुनिएगा अभी, 5 मिनट, यानी मिनट हैंड एग्जैक्टली 1 पे होगा या नहीं? बट और हैंड जो है, अब यहां पे मे बी क्योंकि मतलब डिवाइस लेके नहीं बना रहा हूं, तो यहां पे थोड़ा ऊपर नीचे मेरे से भी हुआ है। और हैंड इस समय एग्जैक्टली 7 पे थोड़ी होगा, खुद सोचो, क्योंकि 5 मिनट आगे चला गया, एग्जैक्टली 7 पे तब होता जब पूरे 7 बजते। 5 मिनट आगे चला गया ना, तो और हैंड हल्का सा आगे की ओर खिसक चुका होगा, 180 डिग्री एंगल नहीं रहेगा। समझ रहे मेरा पॉइंट? यानी ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है। क्यों गलत है? सुनना अब। 7 और 7:05 के बीच की जब टाइम है, क्या तब 180 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं। क्यों नहीं? सुनो, अब सुनो ध्यान से। जब मैं यहां से बात कर रहा हूं, और हैंड अगर 7 के ऊपर है, मिनट हैंड मुझे पता है 180 तभी बन सकता है जब 1 के ऊपर हो।
इससे पहले होगा तो एंगल 180 डिग्री का नहीं बनेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ है, बिटवीन 7:05 एंड 7:10 और यानी 7 बज के और 7:10 जब होंगे ना, यहां इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब हमारी सुई होगी तो लगभग हमारी और हैंड 7 से थोड़ा सा आगे होगी, थोड़ा सा आगे। वैसे ही मिनट हैंड भी इनके कहीं बीच में होगी, अब बनेगा 180 डिग्री एग्जैक्ट एंगल। देखो मैंने बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं होती, इंसान अगर सोचना चाहे तो कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकता है। तो हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट को इसको समझने में दिक्कत आ रही हो। मैं रिपीट करता हूं ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया, सुनना। देखो जब एग्जैक्टली 7 बजते हैं, मुझे पता है 7 और हैंड यहां, मिनट हैंड यहां, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला मुझे समझ आ गया। दूसरा क्यों एलिमिनेट किया मैंने, क्योंकि मैंने बोला जब 7:05 हुए यानी मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 1 के ऊपर होगा, मिनट हैंड होगा या नहीं 1 के ऊपर, बट सोचो और हैंड क्या एग्जैक्टली 7 पे होगा, 7 से थोड़ा सा आगे खिसक चुका होगा, इसलिए वो भी नहीं है। ना ही ये है, ये क्यों नहीं है, 7 और 7:05 के बीच का टाइम दे रहा है, तो मिनट हैंड कहीं यहां बीच में होगा, और हैंड 7 से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं बन सकता 180 डिग्री का एंगल। बनेगा तभी जब हमारा मिनट हैंड यहां से थोड़ा आगे खिसकने की कोशिश कर रहा है और हैंड यहां से आगे खिसकने की कोशिश कर रहा है, तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हो, क्लॉक के बारे में थोड़ा समझ लो, और हमारे कोर्स में क्लॉक के बारे में मैंने समझाया है, वहां भी आप समझ सकते हो। आते हैं लास्ट 2 सवालों के ऊपर, लास्ट 2 क्वेश्चंस। चलिए भाई, क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 10th। पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन 10th, परसेंटेज का है, ये भी यूपीएससी के सीसैट 2021 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, बोल रहा किसी एक आर्टिकल का प्राइस पहले 20% कम कर दिया गया और बाद में उस प्राइस को हमने 25% से बढ़ा दिया, तो बताइए नेट कितना चेंज हुआ होगा, प्राइस कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा। तो मैं पहले बता दूं, जिन बच्चों को परसेंटेज अच्छे से समझ है, यहां बेसिक क्वेश्चन होता है जब एक चीज को 20% से घटाते हैं, उसको वापस उसी जगह पे लाने के लिए 25% से इंक्रीज करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो नेट चेंज क्या आता है, 0%। तो राइट ऑप्शन तो इसका 0% है, ये मैं आपको बता दूं। बट यहां बाकी ऑप्शन किस तरह से दिए वो सुन लो आप। किसने सोचा यार एक चीज को हमने 20% से घटाया है और फिर बढ़ाते समय 25% से बढ़ा दिया, तो बच्चा ये सोच सकता है कि यार 5% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया सर आपने, इसलिए 5% इंक्रीज ऑप्शन आएगा। ये नहीं है, इसी के मिलता जुलता ऑप्शन 5% डिक्रीज बोला, ये भी नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं है। अब किस तरह से मैं आपको जवाब बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट से देखते हैं। मैं बोलता हूं कोई भी एक आर्टिकल है, उसके प्राइस मुझे मालूम नहीं है, तो लेट कर लेते हैं उसका प्राइस 100 है, जिसके बारे में नॉलेज नहीं 100 लेट कर लो। जब उसका प्राइस 20% डिक्रीज हुआ, तो आपको समझना ये चाहिए 100 के ऊपर कितने भी परसेंटेज लगाओ, वैल्यू में भी उतनी आती है। यानी 100 में 20 रुपए की घटाव हुआ, तो न्यू प्राइस जो होगा वो 80 रुपीज होगा, है या नहीं। अब उसने बोला न्यू प्राइस को 25% से आपने इंक्रीज कर दिया, कर दो इंक्रीज 25% से। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। किस पे लगाओगे, 80 पे लगाओगे, यानी 20 रुपए इंक्रीज हो गया। 80 में 20 का इंक्रीज आएगा, तो न्यू प्राइस वापस मुझे 100 का मिलेगा। यानी जो ओरिजिनल प्राइस था वो भी 100 था, और जो फाइनल प्राइस आया वो भी 100 ही आया। तो अल्टीमेटली मेरे प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, तो 0% नेट चेंज आया, 0%। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एजिस का है, मैथ्स का ही बोलूंगा चैप्टर। एजिस जो है ये वहां से पूछा गया है। क्वेश्चन को देखो, नॉर्मली भी एजिस के क्वेश्चन हमने बहुत बार देखे हैं, बट इस क्वेश्चन को फ्रेम बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। फ्रेमिंग देखो क्वेश्चन की क्या है। और मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ क्वेश्चंस का सिस्टम जो है वो शुरू करने वाला हूँ, और वहां पे विंग्स एक उड़ान के भी आपको काफी पोस्ट मिल जाएंगे, अपडेटेड भी रहोगे आप। बोल रहा है एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई को बोला, समझने वाला क्वेश्चन है ये। एक बंदा है एक्स, एक बंदा है वाई। एक्स ने वाई को बोला एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब तेरा बर्थ हुआ,
आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। समझना इस क्वेश्चन को। एक्स बोल रहा है वाई को, यार जब तेरा बर्थ हुआ था ना उस समय मेरी जो उम्र थी वो आज जितनी तेरी उम्र है ना उसका दुगनी है या दुगनी थी। समझ रहे हो? एक एग्जांपल लेता हूं, लेट कर लेते हैं यार वाई की उम्र है 50 साल, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। और एक्स की उम्र मान लेता हूं, वाई का जो बर्थ हुआ था ना, एक्स की उम्र है आज 105 साल, ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वाई का बर्थ हुआ था कितने साल पहले? 50 साल पहले। तो ये ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं बन पाएगा जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बनेगा ऐसे, अगर मैं ऐसा करूं बर्थ यहां 100 रख दूं, 100 से ये ऑप्शन सही बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं। यहाँ अगर मैं मान लो रख लेता हूँ डबल, इसका डबल, तो यहाँ 50 ही रखना पड़ेगा, बट वो उससे ऑप्शन नहीं बैठेगा। ये मुझे आपको सीधा करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे करके बताना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 12 रखूँ डबल 6 साल पहले, 6 आज 6 है, हाँ ये सही है, ये सही है। यहाँ मैं 6 रख देता हूँ, यहाँ मैं 12 रख लेता हूँ। सुनना आप, y का, और यहां मेरे को 18 रखना पड़ेगा फिर, यानी ऐसा ही एक ऑप्शन में बना सकता हूं। अगर मुझे यहां 100 रखना था, यहां 50 रखना है, तो 50 साल पहले यहां 150 रखना पड़ेगा। हाँ ऐसे भी बन सकता है, समझना अब। ये मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट एजिस। कौन सी एजिस? प्रेजेंट एजिस, ठीक है। अगर आज y की उम्र 6 साल है तो उसका बर्थ कब हुआ होगा? 6 साल पहले। 6 साल माइनस कर लेता हूं, यहां y की उम्र 0 होगी क्योंकि बर्थ हुआ है, तो बर्थ के समय x की उम्र भी कितनी होगी? 6 साल माइनस कर लेता हूं, x की उम्र समय 12 साल होगी। तो आप देखो x की उम्र जब y का बर्थ हुआ है, जब y का बर्थ हुआ है उस समय x की उम्र 12 साल है, जो कि डबल है जितनी y की आज की उम्र है। यही इसने इस सवाल में बोला है, समझना आप खुद। यहां भी इसको इंप्लीमेंट करता हूं। देखो अगर y की एज आज 50 साल है तो बर्थ कब हुआ होगा? 50 साल पहले, ऑब्वियस ही बात है, 50 साल पहले बर्थ हुआ होगा ही नहीं। तो यहां माइनस करूं 50, यहां 0 होगी, 0 यानी बर्थ का टाइम। तो इधर से भी जब मैं 50 माइनस करूंगा, अगर एक्स आज 150 साल का है तो यहां 100 मिलेगा मुझे। तो बात यहां भी सेटिस्फाई होगी, यानी एक्स की एज जब वाई का बर्थ हुआ था जितनी भी है वो डबल है जितनी आज वाई की एज है। ये इस सवाल में बोलने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ चुका होगा। चलो अब यहां कैसे बनाया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये भी सुन लो। मैं बोलता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई ईयर्स, और इन्होंने ये भी बोला है प्रेजेंट एज ऑफ एक्स जो है वो 42 साल है। एक्स की प्रेजेंट एज दी है 42 ईयर्स, वो तो दी गई है, वाई की नहीं ना दी। मैं लेट कर लेता हूं वाई ईयर्स, क्योंकि आगे जो भी इसने कंडीशन दी है, दो स्टेटमेंट्स दिए, वो तभी सॉल्व हो पाएगी मुझे एक्स और वाई की प्रेजेंट एज मालूम हो। ये मैं कौन सी एजेस लिख रहा हूं? प्रेजेंट। अब आप खुद मुझे बताओ वाई का बर्थ कब हुआ होगा? अगर वाई आज 10 साल का है तो 10 साल पहले बर्थ हुआ है ना। आज वाई 22 साल का है तो कितने साल पहले बर्थ हुआ होगा? माइनस वाई करूंगा, यहां 0 मिलेगा, यानी यहां वाई का बर्थ हुआ है। वैसे ही एक्स की उम्र तब कितनी होगी जब वाई का बर्थ हुआ है, यानी एक्स में भी मुझे 42 में भी मुझे y माइनस करने हैं। अभी जो पिछली ऑप्शंस बताई बिल्कुल वैसे, तब x की उम्र थी 42 माइनस y। समझ गए मेरा पॉइंट? अब करो कंडीशन सेटिस्फाई। बोल रहा है x क्या भाई, जो y तेरी आज की उम्र है, y की आज की उम्र कितनी है? ये स्मॉल y। जब तेरा बर्थ हुआ था उस समय मेरी जितनी एज थी, ये लो, वो तेरी आज की उम्र का डबल थी, यानी ये चीज इसका डबल है। तो बराबर इक्वल टू का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी है, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये इक्वल बनेंगे या नहीं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? क्वेश्चन थर्ड टिपिकल है, समझोगे ध्यान से समझ आ जाएगा। लास्ट बार बोल रहा हूं, एक्स की एज जब वाई का बर्थ हुआ था तब थी इतनी। बोल रहा है वो चीज आज यदि तेरी इतनी उम्र है उसका डबल है, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि बराबर हो जाए। करो सॉल्व।
तो 42 इक्वल्स टू 3y, क्योंकि y वहां जाएगा ऐड हो जाएगा। y की एज आ गई 3 1 3 3 4 12, 14 साल। ये लो भैया y की एज भी मुझे मिल गई। मुझे मिल गई है y की एज कितनी, 14 ईयर्स। ये मुझे मिली है प्रेजेंट एज, है कि नहीं। अब करो कंडीशंस जो भी उन्होंने दी है, स्टेटमेंट्स, उनको सॉल्व। बोल रहा है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, x की आज की एज कितनी है 42 ईयर्स, ये प्रेजेंट आ गई। y की कितनी है 14 ईयर्स। पहली स्टेटमेंट 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले, तो प्रेजेंट से मैं 8 साल पीछे जाता हूं, है कि नहीं। x की एज कितनी होगी 34, y की कितनी होगी 6, 8 से 14। 8 साल पहले कह रहा है x 5 गुना था y से। यार 5 गुना तब होता अगर यहां 35 होता, नहीं तब भी नहीं होता। अगर यहां 30 होता तो 6 का 5 गुना यानी 30, तब बात बनती। ये 5 टाइम्स वाला नहीं है, यानी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। फिर बोल रहा है आफ्टर 14 ईयर्स, यानी प्रेजेंट से 14 ईयर्स आगे आ जाओ। द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। चेक करते हैं, 14 साल आगे आना, पहले इसको ऐड तो करो, 4 + 2 6, 4 + यहां 56 बनेगा, यहां भी 14 और 14 28 बनेगा। तो इन्होंने बोला है कि 14 साल के बाद x की उम्र दुगनी हो जाएगी y से। चेक करो, 14 साल के बाद x की उम्र 56 है, इसकी 28, क्या 28 का डबल है 56? बिल्कुल है, दुगनी है, यानी स्टेटमेंट सेकंड सही है, यानी ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये एक टिपिकल लेवल का क्वेश्चन था, मैंने कोशिश जरूर की अच्छे से समझाने की। अब आया या नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ खुलेआम, कोई परेशानी नहीं है यार। और कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, लिखो कमेंट में, ठीक, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा समझाने की आपको। और आप में से भी एक स्टूडेंट है शमीम, जितना मुझे याद है, शमीम लोन में आओ, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जब हमने यूट्यूब शुरू किया, विंग्स एक उड़ान, जब मैंने चैनल शुरू किया था, उस समय पे वो कहीं उनको तक रीच पहुंची होगी। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक बहुत बड़े लेवल का फ़ैन बोल सकते हो, बहुत प्यार करता है हमसे। उन्होंने बहुत चैनल को शेयर करवाया, उनको वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती थी मेरी। तो अब मैंने ये नोटिस किया, उस समय पे वो क्या करते थे, बहुत सारे खुद के चैनल्स बना के ना वो हमारे चैनल्स को लाइक करने की कोशिश करते थे, या वीडियो को व्यू करने की, या सब्सक्राइब करने की, ताकि हमारे विंग्स को हेल्प हो जाए। मुझे लगता है इस समय पे शमीम जो है वो दोबारा वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं शमीम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा करो मत, क्योंकि उसकी वजह से यार चैनल कहीं बंद ना हो जाए। जब ऐसा कोई करता है तो यूट्यूब को नहीं समझ आती, यूट्यूब को लगता है हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं चैनल ना बंद हो जाए, इसका ध्यान रखो यार। शमीम, आप अपने चैनल से ही देखा करो, बार बार नए नए चैनल्स बना के मत हमें सब्सक्राइब या कमेंट करो, उससे दिक्कत हो जाएगी यार, मुझसे चैनल कहीं बंद ना हो जाए। आई होप ये शमीम तक बात पहुंचेगी। बट शमीम, जितना आप हमसे प्यार करते हो उतना मैं भी आपसे करता हूँ, बट दिक्कत ना कोई हो जाए, मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।